हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है क्रिटिसिज्म ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो इसकी क्रिटिसिज्म क्या है वो करेंगे। अ, शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था कि प्लूरलिज्म होता क्या है, उसके बाद प्लूरलिज्म के फीचर्स या मेन आइडियाज क्या हैं और अब मैं डिस्कस करूंगा उसकी क्रिटिसिज्म क्या है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। द प्लूरलिस्टिक थ्योरी हैज अ नंबर ऑफ शॉर्टकमिंग्स व्हिच आर गिवन बिलो। कौन कौन से हैं? बेसिकली जो इसको बुराई करने वाले हैं वो एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को फेवर करने वाले हैं। समझ गई बात? तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, मैन विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ वेरियस एसोसिएशंस। अगर इस थ्योरी के हिसाब से चलें तो इंसान वेरियस एसोसिएशंस के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। इफ वी एक्सेप्ट द व्यू दैट एवरी एसोसिएशन इज सॉवरन, द मैन विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ वेरियस एसोसिएशंस ऑफ विच ही इज अ मेंबर। अगर सारी एसोसिएशंस को अगर सॉवरेनिटी दे दी जाएगी तो इंसान तो कई एसोसिएशंस के अंडर आ जाएगा जिनमें सॉवरेनिटी है। ठीक है। वो क्योंकि वो तो कई एसोसिएशंस का मेंबर है। एट प्रेजेंट वी एक्सेप्ट दैट ओनली द स्टेट इज सॉवरन एंड द इंडिविजुअल इज लॉयल ओनली टू द स्टेट। तो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि स्टेट के पास सॉवरेनिटी है और जो इंडिविजुअल है वो स्टेट के लिए लॉयल होना चाहिए। बाकी एसोसिएशंस के लिए चाहे लॉयल हो ना हो, स्टेट के लिए लॉयल होना बहुत जरूरी है। In the other case, the individual will be called upon to pay his allegiance to various other associations and thus his freedom will be considerably curtailed. दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल को अगर बुला लिया कि भाई तुम बाकी एसोसिएशंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो जाओ और स्टेट के लिए रहो ना रहो वो तुम्हारी मर्जी है, मगर बाकी सब के लिए भी लॉयल हो जाओ, तो वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाएगा। उसको वो फ्रीडम या वो लेजर नहीं मिल पाएगा जो सिर्फ स्टेट के लिए लॉयल रहने से मिलता था। ऐसा एब्सोल्यूटिज्म को जो फेवर करते हैं वो उनका मानना है कि अगर वो बाकियों के लिए भी सॉवरेनिटी आ गई बाकी एसोसिएशंस के पास तो उनकी बातें भी माननी पड़ेंगी, चाहे वो सहमत हो उनसे या ना हो। समझिए बात। नेक्स्ट आ जाता है, रॉन्ग एंड नैरो व्यू रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। ठीक है। एब्सोल्यूट जो सॉवरेनिटी को मानते थे उनका ये मानना था कि द व्यू पॉइंट ऑफ द प्लूरलिस्ट्स अबाउट द jurisdiction of the state is also wrong because the contemporary state does not limit its activities to the political field. It is a welfare state and therefore endeavors to undertake the numerous welfare functions. तो जो प्लूरलिस्ट्स थे उनका ये मानना था कि स्टेट एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है और वो सिर्फ पॉलिटिकल जो वांट्स हैं वही पूरा कर पाती है इंडिविजुअल का। बट आजकल के टाइम पे स्टेट एक वेलफेयर एसोसिएशन भी है जो इंसान के वेरियस जो वेलफेयर फंक्शंस हैं, इंसान को तरक्की करने के लिए जो वेरियस वेलफेयर फंक्शंस है वो भी अंडरटेक करता है, वो भी करता है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो स्टेट है सिर्फ वो जो पॉलिटिकल वांट्स हैं उसी को पूरा करता है। ठीक है। इफ द स्टेट एक्टिविटी be restricted to the political aspect, it will not be possible for the citizens to demand old age pension, free medical facilities, increase in wages, the decrease in prices of essential commodities, etc. अगर हमने स्टेट को सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर जो आजकल जो मॉडर्न स्टेट्स हैं जैसे जो ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करती हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं या फिर जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके प्राइजेस को कंट्रोल करती हैं, तो वो काम तो नहीं हो पाएगा ना। बल्कि स्टेट तो ये काम भी करती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट का रोल सिर्फ जो पॉलिटिकल वांट्स हैं उन्हीं तक है। ठीक है। इनफैक्ट द कंटेम्प्रेरी स्टेट इज कनेक्टेड विद होल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। तो आजकल की जो स्टेट है वो इंसान की पूरी मुकम्मल जिंदगी के साथ रिलेटेड है, ना कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल या फिर सियासी जो एस्पेक्ट है उसके साथ रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आ जाता है, लॉज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। जो कानून है वो स्टेट अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। प्लूरलिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट द लॉज आर अबव द स्टेट पावर। उनका ये मानना था जो लॉज हैं वो स्टेट के भी ऊपर है। समझ की बात। अकॉर्डिंग टू देम द स्टेट डज नॉट क्रिएट बट ओनली प्रोटेक्ट द लॉज। उनका ये मानना था सरकार ये जो स्टेट्स हैं ये जो लॉज को क्रिएट नहीं करती बल्कि जो एग्जिस्टिंग लॉज चल रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। According to Duguit, it is not the state which creates laws, but it is law which creates
द स्टेट्स। तो उनका ये मानना था कि ये जो स्टेट है वो जो लॉ को क्रिएट नहीं करती, बल्कि जो लॉज हैं वो स्टेट को क्रिएट करते हैं। बट दिस व्यू पॉइंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज नो लॉ कैन बी मेड अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट। तो कोई भी ऐसा कानून पास नहीं हो सकता जो स्टेट की मर्जी के खिलाफ हो। तो यहाँ पे ये जो थिंकिंग है ये फेल हो जाती है। वी एक्सेप्ट दैट देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ लॉ, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट इट इज unknown as it is known as law only after it has been recognized by the state। हमें ये पता है कि जब भी लॉ बनता है तो उसके वेरियस सोर्सेज होते हैं, और ये भी हम मानते हैं कि वो लॉ जो स्टेट रिकॉग्नाइज करती है वही जो है प्रॉपर एप्लीकेशन उसकी हो पाती है। अगर कोई भी ऐसा जो कानून है जिसको स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो वो कानून नहीं बन पाता। समझिए बात। फर्दर, इट इज ओनली द स्टेट विच एग्जीक्यूट्स लॉ। तो जो स्टेट है वही एक ऐसी एसोसिएशन है जो कानून को लागू करवा सकती है। कोई भी इंडिविजुअल जोर जबरदस्ती से कानून को लागू नहीं करवा सकता। डिफरेंट एसोसिएशंस, नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट एसोसिएशंस विल कम इन इनटू एग्जिस्टेंस फॉर बैड पर्पसेस। ठीक है। वी If we accept the contention that the various associations possess the same sovereign power as the state possesses, it will lead to dangerous consequences because each association, good or bad, will demand sovereignty and more associations may be formed with bad purposes। तो जो एब्सोल्यूटिज्म को फेवर करते थे उनका ये मानना था कि अगर हम डिफरेंट एसोसिएशंस को पावर दे भी दें, उनको सॉवरेनिटी दे भी दें, तो और एसोसिएशंस आती रहेंगी, चाहे वो अच्छी एसोसिएशंस हैं या बुरी एसोसिएशंस हैं, वो और ज़्यादा सॉवरेनिटी की डिमांड करती रहेंगी, क्योंकि एक बार उन्होंने पावर चख ली तो उनको और पावर चाहिए होगी, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं। तो ऐसे तो गैंगस्टर भी अपनी गैंग बना बना के घूमते रहेंगे, एसोसिएशन बना के घूमते रहेंगे। एट प्रेजेंट द स्टेट पोजेसिंग सॉवरेनिटी सीज दैट इफ एन एसोसिएशन has come into existence with a bad purpose या purposes, it can be abolished by the state। आजकल की स्टेट्स का ये देखना है कि अगर कोई भी एसोसिएशन आती है मगर वो बैड एसोसिएशन है, तो सरकार उसकी एग्जिस्टेंस को मतलब फिनिश कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है, उस पर बैन लगा सकती है। नहीं तो ऐसे तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठ जाए या अपना गैंग बना के बैठ जाए जो स्टेट के खिलाफ हो। If the state possesses the same type of sovereignty as the various associations have, then the various bad associations will try to justify their objectives and functions, and many types of conflicting associations will come into existence। अगर स्टेट की भी वही सॉवरेनिटी हो, वही इंपॉर्टेंस हो जो बाकी एसोसिएशंस की हैं, तो जो बुरी एसोसिएशंस हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगी और कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगी बाकी एसोसिएशन से, और हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ी रहेगी। समझ ली बात। नेक्स्ट आ जाता है, प्लूरलिस्ट्स लीड टू एनार्की। अगर प्लूरलिज्म को फॉलो करें तो एनार्की आ जाती है, ऐसा एब्सोल्यूटिज्म को जो मानते थे उनका मानना है। इफ पढ़ता हूँ, इफ वी डिप्राइव द स्टेट ऑफ इट्स सॉवरेनिटी एंड इट इज डिवाइडेड अमंग वेरियस एसोसिएशंस, इट विल लीड टू एनार्की। अगर सरकार जो स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी तो है ही, मगर बाकी जो एसोसिएशंस हैं उनको उनको भी हमने सॉवरेनिटी दे दी, तो इससे समाज में अराजकता या फिर जो एनार्की है वो फैल जाएगी। ईच एसोसिएशन वुड फ्रेम सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इट्स मेंबर्स, and it is possible that the rules of one associations may contradict the with those of the other associations। अगर कई एसोसिएशंस को हमने सॉवरेनिटी दे दी तो वो अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाना शुरू कर देंगी, और एक एसोसिएशन के रूल दूसरी एसोसिएशन से कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं होगा किसको फॉलो करें किसको ना करें। ठीक है। फर्दर, each such association would desire that there should be no violation of its rules, which is bound to exist in the event of contradiction in the regulations of various associations। वही हर एक एसोसिएशन ये मानेगी कि भाई उसके रूल्स रेगुलेशंस का वायलेशन ना हो, बाकी चाहे भाड़ में जाए। अब आप खुद सोचो, ये जो स्टेट है, स्टेट जो रूल्स बनाती है उसी के अंडर रिलीजियस रूल्स आ जाते हैं। अब अगर रिलीजन को फुल फ्रीडम दे दी, ठीक है, कोई भी रिलीजन को फुल फ्रीडम दे दी, तो वो अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे विच में कॉन्ट्राडिक्ट द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। तो स्टेट रूल्स बनाती है, जो धार्मिक हैं, जो एसोसिएशन है, उनको भी वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में सती सिस्टम वगैरह था,
अगर उसी हिसाब से चलते रहते तो कहानी खत्म हो जाती, ठीक है। तो कहने की बात ये कि स्टेट रूल्स बनाती है वेरियस अदर एसोसिएशंस को भी कंट्रोल करने के, उनको फुल फ्रीडम नहीं दे देती। अगर बाकी एसोसिएशंस को भी पावर दे दी कि तुम बनाओ अपने रूल्स, तो वो तो हर कोई एसोसिएशन यही चाहेगी ना कि हमारे रूल फॉलो लोग करें और बाकी एसोसिएशंस के ना करें। दस इट विल बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द करेक्ट लॉ। तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि सही लॉ किसका है, क्योंकि सारी एसोसिएशंस अपने अपने कानून बना के बैठी हैं। दिस विल इंक्रीज एनिमोसिटी अमंग द वेरियस एसोसिएशंस एंड एनार्की विल प्रिवेल। आपस में एसोसिएशंस में एनिमोसिटी या पंगे पड़ जाएंगे या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे, जिससे कि एनार्की को बढ़ावा मिलेगा। द मेन रीजन of the prevalence of anarchy and disorder in the feudal states was that the sovereign power was not concentrated in one person। तो जो ये जो फ्यूडल स्टेट्स होती हैं, इसमें जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं या जो फ्यूडल रूलर्स हैं, उनके पास पावर होती है और किसी किसी जगह किसी और के पास पावर होती है, तो कॉन्ट्रडिक्शंस ही रह जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एसोसिएशंस। इस बात का जवाब नहीं दिया प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ने, ये नहीं बताया कि हम कैसे डिफरेंट एसोसिएशंस की बाउंड्रीज फिक्स करेंगे कि भाई इससे ज्यादा वो काम नहीं करेगी, इससे ज्यादा उनमें पावर्स नहीं होंगी। इफ वी एक्सेप्ट the viewpoint that the state is not absolutely sovereign, then which agency will decide the limits of the functions of the various associations? अगर हम ये मान लें कि भाई स्टेट के पास एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी नहीं है, तो ऐसी कौन सी एसोसिएशन होगी विद इन द स्टेट जो बाकी एसोसिएशंस की बाउंड्रीज को फिक्स करे, उनके काम को लिमिट करे? कोई भी नहीं होएगी। Will there be any other sovereign power to be assigned his duty? ये ड्यूटी कोई और सॉवरन पावर करेगी। द स्टेट इज सॉवरन एंड देयरफॉर इट डज दिस वर्क। स्टेट सॉवरन है, इसी वजह से जो स्टेट है वो ये काम करती है कि जो बाकी एसोसिएशन है उनकी पावर्स को लिमिट करती हैं, ठीक है, उनके काम को, फंक्शंस को लिमिट करती हैं। देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द स्टेट टू डू सो। अगर स्टेट को पावरफुल ही नहीं बनाया तो फिर वो स्टेट ऐसा कैसे कर पाएगी? एवरी एसोसिएशन would like to have control over maximum number of functions, as a result of which the boundaries of functions of the boundaries and functions आना था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ boundaries and functions functions of different associations will get mixed up and chaotic situation will prevail। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर कोई अपनी मनमानी करेगी एसोसिएशन, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, तो आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपस में chaotic सिचुएशन आ सकती है। इसी वजह से तो स्टेट है, ताकि स्टेट बाकी एसोसिएशंस की जो लिमिट है वो तय करे कि ये इन कामों के ऊपर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओनली स्टेट कैन सेटल द डिस्प्यूट्स अमंग वेरियस एसोसिएशंस। स्टेट ही एक ऐसा एसोसिएशन है जो बाकी एसोसिएशंस के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट होंगे उनको सॉर्ट आउट कर सकती है। व्हेन वी डिवाइड द फंक्शंस among various associations, dispute among them are bound to arise। अगर हमने उनके बीच में फंक्शंस बांट दिए तो हर एक एसोसिएशन अपनी सुपीरियरिटी झाड़ने के लिए आपस में कन्फ्लिक्ट तो उनका होना ही होना है, ठीक है, इनएविटेबल है। The settlement of the disputes among various associations is possible if some superior association exists whose orders and decisions will be acceptable to the different associations। और ये जो disputes हैं ये तभी settle हो पाएंगे जब इनसे कोई और supreme authority हो, superior association हो, जो भी वो बात कहे इनको माननी पड़े। Many pluralists accept the viewpoint that the right to resolve the disputes among the various associations will be vested in the state। कई pluralist thinkers हैं, उनका भी ये मानना था कि अगर वेरियस एसोसिएशंस में कोई भी कंफ्लिक्ट या डिस्प्यूट होता है तो इसको सॉल्व करने का जिम्मा स्टेट का ही है। Thus, they have accepted that the state is a superior association than the various other associations। तो इस हिसाब से चलें तो उनका भी तो ये मानना था ना कि अदर एसोसिएशन से सुपीरियर है स्टेट। If we keep the state at par with other associations, even then we will require a superior association which will replace the state। अगर हम स्टेट को दूर भी रख लें तब भी कोई ऐसी एसोसिएशन तो चाहिए ही ना जो इन एसोसिएशन से सुपीरियर हो। तो स्टेट क्यों नहीं, ऐसा जो बुराई करते थे उनका मानना था। नेक्स्ट आ जाता है सॉवरन स्टेट इज नेसेसरी टू सेव द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन। सॉवरन स्टेट काफी इंपॉर्टेंट है
अगर सॉवरेनिटी नहीं होगी तो बाहर से कोई ना कोई हमला करके हमारी स्टेट को एक्वायर कर सकता है. Although we accept the modern age as one of the international brotherhood, as one of international brotherhood and cooperation, but we cannot ignore the possibility of international conflicts. हमें पता है कि मॉडर्न एज में कोई भी लड़ाइयाँ नहीं करना चाहेगा, अच्छे नेबर्स बन के रहना चाहेंगे या ब्रदरहुड एंड कॉपरेशन में रहना चाहेंगे, बट फिर भी हम इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी को दरकिनार नहीं कर सकते. A state which cannot defend its boundaries from external invasions will not be able to maintain its identity intact. कोई भी सरकार कह रहा हूँ, कोई भी स्टेट अगर अपनी बाउंड्रीज को डिफेंड नहीं कर सकती बाहर वाले हमलों से, तो वो स्टेट अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देगी. कोई ना कोई हमला करेगा और स्टेट खत्म. ठीक है. द डिफेंस ऑफ अ टेरिटरी इज पॉसिबल ओनली बाय अ सॉवरन स्टेट एंड नॉट बाय एन इकोनॉमिक और रिलीजियस एसोसिएशन. तो ये जो डिफेंस है ये कौन करता है? अपनी टेरिटरी को बचा के कौन रखता है? स्टेट रखती है ना कि कोई रिलीजियस एसोसिएशन या फिर इकोनॉमिक एसोसिएशन अपने आप को बचाती है. अब कोई बाहर से हमला करेगा तो सरकार ही अपनी आर्मी को भेजेगी ना. ये जो बड़ी बड़ी जो बैंकों की एसोसिएशन है या फिर ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, इकोनॉमिक एसोसिएशन है या रिलीजियस एसोसिएशन हैं, ये थोड़े ना जाएंगी बॉर्डर पे लड़ने. नेक्स्ट आ जाता है, देयर इज कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्स लाइफ. According to the pluralists, each different aspect of the life of an individual requires a different association. उनका ये मानना था कि इंसान के कई एस्पेक्ट्स हैं और हर एक एस्पेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान ने एसोसिएशंस बनाई हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टेट इज कंसर्न विद द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ एंड द चर्च विद द रिलीजियस एस्पेक्ट. जो चर्च है वो रिलीजियस एस्पेक्ट पे होती है और जो स्टेट है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया गया. Thus the pluralists divide the life of individual into separate and isolated different compartments. तो बेसिकली सेपरेट एंड आइसोलेटेड कंपार्टमेंट्स में उन्होंने इंसान की पूरी जिंदगी को छोटे छोटे डब्बों में कैद कर दिया कि ये जिंदगी पॉलिटिकल है, ये रिलीजियस है, ये इकोनॉमिक है, ये सोशल है. ठीक है. बट अ डीप स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ रिवील्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड ह्यूमन लाइफ इनटू सच सेपरेट कंपार्टमेंट्स. तो काफी मुश्किल है कि हम इंसान की जिंदगी को छोटे छोटे टाइट डब्बों में बंद कर दें, वो काफी मुश्किल आ जाती है. ठीक है. वन एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन फैक्ट inseparably connected with the other aspects of his life. तो हम ये कहते हैं कि उसकी जो एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है दूसरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से रिलेटेड रहता है. ठीक है, कनेक्टेड रहता है. Thus, the sphere of activity of one group may not be different from the activities of other groups. तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को असर डालेगा. हम ये नहीं कह सकते कि ये आइसोलेशन में ही काम करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द व्यूज ऑफ प्लूरलिस्ट्स. जो प्लूरलिस्ट थे वो अपने अंदर भी उनके पास कोई यूनिफॉर्म जो था थिंकिंग नहीं थी. कुछ प्लूरलिस्ट कुछ कह रहे हैं और दूसरे प्लूरलिस्ट कुछ और बात कर रहे हैं. द थ्योरी एडवांस्ड बाय द प्लूरलिस्ट इज नॉट सिस्टमैटिक बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट अमंग वेरियस प्लूरलिस्ट स्कॉलर्स. तो जितने भी प्लूरलिस्ट स्कॉलर्स थे उनके जो ओपिनियंस थे वो डिफरेंट थे. Different views have been expressed by them about the relationship of various associations and the state. उनके व्यूज अलग अलग थे. कुछ लोग कहते थे स्टेट और जो स्टेट का और डिफरेंट एसोसिएशंस का ऐसा रिलेशन होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे दूसरे टाइप का होना चाहिए. तो उनमें कुछ ना कुछ जो है वो मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था. Some pluralists advocate depriving the state of its supreme power, whereas others recognize this supreme status a unitary agency. कुछ लोग कहते थे स्टेट को सुप्रीम पावर नहीं देनी चाहिए, उसके पास सुप्रीम सॉवरेनिटी नहीं होनी चाहिए. दूसरी तरफ कुछ लोग मानते थे कि भाई, कुछ प्लूरलिस्ट मानते थे कि ये भी एक एसोसिएशन है बट ये सबसे सुप्रीम एसोसिएशन है. ठीक है. तो इस पॉइंट में क्रिटिसिज्म ये है कि प्लूरलिस्ट भी आपस में मतलब मतभेद रखते थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते थे. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इम्प्रैक्टिकल टू डिवाइड सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी को डिवाइड करना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है. द प्लूरलिस्ट वांट टू डिवाइड सॉवरेनिटी वेयरएज वी नो दैट टू डिवाइड सॉवरेनिटी इज टू डिस्ट्रॉय इट. अगर सॉवरेनिटी को डिवाइड किया अमंग एसोसिएशन तो सॉवरेनिटी खत्म, तो मतलब स्टेट ही खत्म. The pluralists want to bring the state at par with other associations after depriving it of its sovereignty. कि स्टेट के पास फुल सॉवरेनिटी नहीं होनी चाहिए और स्टेट जो है बाकी एसोसिएशंस की तरह ही एक एसोसिएशन है. टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव दे डिवाइड सॉवरेनिटी. उन्होंने क्या किया, सॉवरेनिटी को डिवाइड कर दिया अमंग वेरियस एसोसिएशंस. बट वी नो दैट द सॉवरेनिटी इज इंडिविजिबल. सॉवरेनिटी डिवाइड नहीं हो सकती.
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, लास्ट पॉइंट, द स्टेट इज एक्सटर्नली सॉवरन। द स्टेट इज सॉवरन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। उनका ये मानना था प्लूरलिस्ट्स का कि इंटरनल सॉवरेनिटी भी लिमिटेड है, एक्सटर्नली भी लिमिटेड है, बट स्टेट इंटरनली और एक्सटर्नली सॉवरन होती है। इफ a state recognizes certain international treaties, it is its sweet will and the state cannot be forced and the state can't be forced to do so। अगर मतलब स्टेट है वो इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो उसके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह लगा देती हैं पावरफुल स्टेट्स। इट हैज बीन अ कॉमन ऑब्जर्वेंस दैट समटाइम्स स्टेट ignores the international law and international public opinion and acts according to its own discretion। ठीक है ना, हमने काफी देखा है कि पावरफुल स्टेट्स कभी कभी इंटरनेशनल लॉ को तोड़ भी देती हैं। अब अमेरिका ह्यूमन राइट्स के नाम पे पता नहीं कितने सालों से कितने हर जगह हमले कर ही जा रहा है कि यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन है, वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन है, मगर जहाँ पे उसके खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जैसे सऊदी अरब वगैरह में ह्यूमन राइट्स वायलेशन इतनी ज्यादा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का ढोल बजाता है अमेरिका। तो अब डेमोक्रेसी का ढोल तो बहुत बजाता है, मगर फिर सऊदी अरब को क्यों फेवर करता है? ठीक है ना, क्योंकि वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहां तो डिक्टेटरशिप है। ठीक है ना, किंग रूल है वहां तो जहां पे उसका मतलब होता है वहां पे वो अपने हिसाब से अपने काम करता है। तो कहने की बात ये है कि स्टेट जो है उसकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी लिमिटेड नहीं होती। स्टेट की अपनी मर्जी है, वो माने रूल्स रेगुलेशन इंटरनेशनल लेवल पे या ना माने। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।